हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड करना सीखा था डिस्क्रीट सिस्टम का, और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के बारे में सीखेंगे, और कुछ एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको भी इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है, सेंटर ऑफ मास अगर हमें फाइंड करना हो, सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, RCUM is equals to position vector of center of mass is equals to m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3, ठीक है, एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास था। अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास केवल फाइंड करना है, कोई एक बॉडी ऐसी है जो कि एक्स कोऑर्डिनेट में ही लाई कर रही है, वाई कोऑर्डिनेट में उसका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड करेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन, जितने भी मासेज हों उनको ऐसे ही हमें ऐड कर लेना है, उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स के पोजीशन के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना है मासेस के साथ, एंड सो ऑन। ठीक है, या वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो m1 y1 m2 y2 m3 y3। ठीक है, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3। ठीक है, ऐसे ही डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हमारा फॉर्मूला था जेड कोऑर्डिनेट के लिए, m1 z1। तो ये हमारा फॉर्मूला था। 2 मास सिस्टम या 3 मास सिस्टम, मतलब अगर मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड हों, पॉइंट मासेस अलग अलग पॉइंट्स पे, मतलब जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट मास। डिस्क्रीट मास सिस्टम मतलब क्या है कि एक पॉइंट मास यहाँ पे, एक पॉइंट मास यहाँ पे, एक पॉइंट मास यहाँ पे, किसी भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो इन तीनों का सेंटर ऑफ मास क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, r1 अगर इसका है, r2 इसका पोजीशन वेक्टर है, r3 इसका पोजीशन वेक्टर है, तो हम इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला हमारा गिवन है, इस फॉर्मूले से हम सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं किसी भी डिस्क्रीट सिस्टम का। डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब ये होता है कि मासेस, छोटे छोटे पॉइंट मासेस क्या हों, अलग अलग पोजीशंस पे क्या हों, फैले हुए हों, बिखरे हुए हों। ठीक है, कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी रॉड हम ले लें, ये रॉड क्या है, कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम है। इसमें मासेस क्या है, हर पॉइंट पे है। ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे थोड़ा मास है, इस पॉइंट पे थोड़ा मास है, इस पॉइंट पे थोड़ा मास है, ऐसा नहीं है। हर छोटे छोटे पॉइंट पे मासेस फैले हुए। मासेस कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ओवर लेंथ। इस लेंथ के ऊपर मासेस क्या है, कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस मास सिस्टम। ये क्या है, डिस्क्रीट मास। ठीक है, तो डिस्क्रीट मास के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, कंटिन्यूस के लिए हम आगे अभी देखेंगे क्या करना है। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम का हमारे पास कुछ एग्जांपल है टेक्स्ट बुक में, जिसे हमें देखना होगा। टेक्स्ट बुक का पहला एग्जांपल है हमारे पास कि एक हमारे पास क्या है, एक XY एक्सेस में एक ट्रायंगल गिवन है, ये ऐसा एक ट्रायंगल गिवन है। ठीक, एक पॉइंट पे यहाँ पे 100 ग्राम मास है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 200 ग्राम मास है, और यहाँ पे हमारे पास 150 ग्राम मास है। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 0.5 मीटर। ये डिस्टेंस कितना गिवन है हमारे पास, 0.5 मीटर। अब हमने देखा था कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, अगर हमें सेंटर ऑफ मास m1 m2 m3 तीन मासेस गिवन है, और इनका अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हमें क्या करना होगा, पहले तो इन तीनों में से किसी एक को ओरिजिन मानना पड़ेगा। तो अगर फिगर में गिवन है कि ओरिजिन साफ साफ ऐसा ही एक्सिस बना के गिवन है, तो हम ओरिजिन इसी को मान लेते हैं, क्योंकि हमें दिख भी रहा है फिगर वाइज कि ओरिजिन यही है। ठीक है, अगर हमने ओरिजिन इसको मान लिया 100 ग्राम वाले मास को, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,0। अब अगर इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो उसके अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका कोऑर्डिनेट 200 ग्राम का और 150 ग्राम का हमें कोऑर्डिनेट लिखना होगा।
तो अगर ये 0,0 है और ये डिस्टेंस 0.5 है तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0.5 कॉमा और y तो कोऑर्डिनेट कुछ है ही नहीं, 0 है। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0.5 मीटर कॉमा 0 मीटर। अब हम इसकी बात करें और ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल कैसा है हमारे पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन में गिवन है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। सेम ऐसा एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है, ठीक है। ये एंगल है 60 डिग्री। अब ये अगर 0.5 है तो ये भी 0.5 होगा और ये भी 0.5 होगा, ठीक है। अब देखो अगर ये पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट का ये y कोऑर्डिनेट है और इस पॉइंट का ये x कोऑर्डिनेट है। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। 0.5 का हाफ कितना हो जाएगा 0.25। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 0.25। और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर ये 5 है, ये पूरा 0.5 है तो ये भी 0.5 होगा अकॉर्डिंग टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर ये गिवन है तो इस 0.5 का हमें क्या करना है, कंपोनेंट लेना है। इस पर एक्सिस पे x एक्सिस पे कंपोनेंट लेंगे तो ये होगा 0.5 cos 60 और y एक्सिस पे जब हम कंपोनेंट लेंगे तो ये होगा 0.5 sin 60। तो ये वाला ये, ठीक है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 0.5, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये हो जाएगी लेंथ 0.5 sin 60, ठीक है। इसको हम कंपोनेंट वाइज भी फाइंड कर सकते हैं। एक कंपोनेंट हमने इधर लिया, एक कंपोनेंट हमने इधर लिया। अगर ये समझ नहीं आता तो इसका ट्रायंगल जैसे लास्ट उसमें मैंने बनाया था, एक ऐसा एक ट्रायंगल बनाना, राइट एंगल ट्रायंगल। ये ABC ये ले लो पॉइंट, ये हमारे पास कितना है 0.25, ये हमारे पास 0.5 है। इसकी वैल्यू निकाल लेनी है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लेगा, AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, BC की वैल्यू चाहिए, तो BC² इक्वल्स टू हो जाएगा AC² माइनस AB²। अब BC² इक्वल्स टू AC कितना है हमारे पास 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.25 का होल स्क्वायर। तो ऐसे भी इसका आंसर आ जाएगा, और कंपोनेंट वाइज करना चाहें तो ऐसे भी आ जाएगा। तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखो 0.5 sin 60 मैं यहीं से लेता हूँ, ये सॉल्व करना नहीं जा रहा, मैं कंपोनेंट वाला ही वैल्यू ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 0.5 sin 60 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू √3/2, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.25 इंटू √3। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0.5 कॉमा 0.25 इंटू √3, 0.5 कॉमा 0.25 इंटू √3, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट आ गया। मतलब अगर मैं इस M1 इसको मानूँ, M2 इसको मानूँ, M3 इसको मानूँ, तो x1 y1 0 है, x2 y2 ये वैल्यूज़ हैं, x3 y3 ये वैल्यूज़ है। तो अगर मैं क्या करूँ, सिंपल सा तरीका है हमारे पास। M1 अगर मैं 100 ग्राम मास को मानता हूँ तो मेरे पास x1 y1 0 है। M2 अगर 200 को मानता हूँ तो x2 y2 की वैल्यू गिवन है। और M3 क्या हो गया, अगर मैं 150 को मानता हूँ तो x3 y3 की वैल्यू गिवन है। तो हमारे पास गिवन नहीं है, हमने फाइंड करी है इस वैल्यू को, तो ये वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, XUM और YCUM वाला फॉर्मूला बस अप्लाई कर देना है और हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर हम बात करें, सीधी सी बात है, मैं फिर से सिंपल तरीके से लिखता हूँ। M1 की वैल्यू हमारे पास है 100 ग्राम, ठीक है। x1 की वैल्यू है 0 और y1 की वैल्यू है 0। M2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200 ग्राम, ठीक है। और x2 की वैल्यू है हमारे पास 0.25 और y2 की वैल्यू है 0.25 इंटू √3। M3 की वैल्यू है हमारे पास 150 ग्राम और x3 की वैल्यू है हमारे पास 0.5 और y3 की वैल्यू हमारे पास 0। अब हम क्या करते हैं, एक्सियम फाइंड कर लेते हैं। M1 x1 100 इंटू 0 प्लस M2 x2 200 इंटू 0.25 प्लस M3 x3 150 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3।
100 प्लस 200 प्लस 150, तो ये XCM आ जाएगा हमारे पास 0, और ये 1/4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 50 प्लस 75 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो गया 450। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 450, और इसको और ज़्यादा हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा जो भी आंसर आ जाए हम इसको निकाल लेंगे। एक बार कैलकुलेशन हम इसको देख लेंगे ठीक से फिर से, ठीक है। M1 X1, M2 X2, M3 X3, तो ये कितना आ गया 75 आ गया, और ये आ गया तुम्हारा 200 डिवाइडेड बाई 1/4, 1/4 मतलब 50, तो 125 डिवाइड बाई 50। तो अगर मैं इसको 25 से किससे इसको और कैंसिल आउट करना चाहूँ तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास 5/18, ठीक है, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है 5/18। इस 18 इसको कैंसिल और हम कर सकते हैं। YCOM अगर हमें फाइंड करना है, YCOM क्या हो जाएगा M1Y1, तो 100 इंटू 0 प्लस कैलकुलेशन एक बार इसको चेक कर लेना आंसर सही आता है कि नहीं, बाकी सब ये हमारे पास सेम ही चलेगा पूरा, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमें एक बार इसकी चेक करनी है, ठीक है। आंसर टेक्स्ट बुक में जो है उसी हिसाब से हमें आंसर फाइंड करना है। M1Y1 M2Y2 200 इंटू कितना हो जाएगा 0.25 इंटू √3 प्लस M3Y3 150 इंटू 0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 200 प्लस 100 प्लस 150। तो ये पूरा सॉल्व करना अपने को, जो भी सॉल्व करने के बाद YCOM इक्वल्स टू ये आना चाहिए हमारे पास 1/3 √3। YCOM हमारा क्या आएगा 1/3 √3, और ये आना चाहिए हमारे पास, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 5/18 मीटर, 5/18 एंड 1/3 √3 XCOM और YCOM की वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है सेंटर ऑफ मास है। XCOM और YCOM इस ट्रायंगल का सेंटर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इसी चैप्टर में नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि XY प्लेन में हमारे पास 3 प्लेट्स गिवन है, स्क्वायर प्लेट्स हैं, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेट्स हैं सारी, 3 प्लेट्स गिवन है, ठीक है। इनके कुछ फिगर में कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, ठीक है। ये 0,0 है, ये 2,0 है, ये 3 प्लेट्स गिवन है। इनका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 मीटर, कुछ पॉइंट्स भी गिवन है। इसका कोऑर्डिनेट है 0.0,2, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 1,1, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट हो गया इस पॉइंट का हमारे पास, ये B पॉइंट गिवन है 2,1, ठीक है। इसको पॉइंट D लिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसको पॉइंट E गिवन है, ठीक है। तो ऐसा एक फिगर गिवन है, हमें क्या करना है सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है इस पूरे सिस्टम का। ये कैसा है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, जिसमें मासेस क्या है ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है मासेस। और पूरे सिस्टम का मतलब तीनों प्लेट्स का मास गिवन है 3 kg। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं, अगर 3 kg तीनों का मास है तो एक सिंगल का मास कितना होगा 1 kg, ठीक है। अब एक चीज़ समझना है, कल बताया था कि अगर कोई भी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ने लास्ट लेक्चर में बताया था उन्हें, कोई भी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट सेंटर पे होगा, ठीक है। तो इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहीं एग्जैक्ट यहाँ पे सेंटर पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट सेंटर पे होगा। इसको मैं C1 ले लूँ, इसको मैं C2 ले लूँ, और इसको मैं C3 ले लूँ। मतलब ये अब 3 पॉइंट मास सिस्टम बन गए। ये क्या बन गए 3 पॉइंट मास सिस्टम, ठीक है। हमको क्या कंसीडर करना है कि ये कैसा है। पहली बात तो इसमें हमें क्या बताना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम वाली बॉडी है, ठीक है। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, तो इसका हर एक प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा एग्जैक्ट सेंटर पे।
इसका कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, इसका इसके सेंटर पे होगा। ठीक है, अब क्या हो गया कि हम क्या सपोज कर रहे हैं कि ये अब पूरा नहीं, मतलब इसका मास पूरी जगह पे नहीं फैला है। इस प्लेट का मास यहाँ पे, इस प्लेट का मास यहाँ पे और इस प्लेट का मास यहाँ पे। तो हम इसको m1 सपोज कर सकते हैं और ये हमारा m2 हो गया और ये हमारा m3 हो गया। अब तीनों पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट्स ले लें। ठीक है, और हमें पता है कि m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3, ये गिवन है कितना, 1 kg। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर दें तो m1 x1 m2 x2 m3 x3 लगा के हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो, एक्स एक्सिस में कितना चला, ये टोटल 2 मीटर है, तो ये कितना होगा 1 मीटर, और इसका हाफ ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा हाफ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा तुम्हारा हाफ, और एक्स एक्सिस में हाफ है और वाई एक्सिस में भी हाफ दिख रहा है हमें, क्योंकि टोटल 2 मीटर है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 1, और ये डिस्टेंस कितना हो गया हाफ। अब इसकी बात करें, ये कितना हो गया 1 मीटर, और ये कितना हो गया हाफ, और ये हाफ, तो 1 प्लस हाफ कितना हो गया 3/2 एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में कितना है हाफ। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट देखो, इसका ये एक्स एक्सिस में तो ये है हाफ, हाफ हो गया। वाई एक्सिस में कितना हो जाएगा 1 मीटर ये है और हाफ ये है 3/2। ठीक है, तो हम देखें तो x1 y1 x2 y2 की वैल्यू मिल चुकी है। x1 y1 की वैल्यू क्या है, वह हाफ कॉमा हाफ। x2 y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 एंड 1/2, और x3 y3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 एंड 3/2। अब क्या करना है, सिंपल सा है, एक्सियम क्या होगा हमारे पास m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो एक्सियम हमारे पास क्या आ जाएगा m1 m1 कितना है हमारे पास 1 kg, x1 कितना हो गया 1/2 प्लस m2 कितना है 1 kg, x2 कितना है 3/2 प्लस m3 कितना है 1 kg, और x3 कितना है 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो जाएगा 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास, जो भी आंसर आ जाए इसको मैं हाफ प्लस 3/2 प्लस हाफ, तो हाफ ऑफ 1 हो गया 1 प्लस ये आ जाएगा 5/6, शायद से ये 5/2 आएगा, और ये 3 ऊपर जाएगा तो 6 आ जाएगा। देखो ये हाफ प्लस 3/2 प्लस हाफ डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये 1 हो गया। 1 प्लस 3/2 कितना हो गया, मतलब 2.5 हो जाएगा। 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 5/6 मीटर। ठीक है, और YCM देखें तो YCM क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर वही m1 x y1 m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, तो सेम वही वो भी आएगा 5/6 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, पूरा कोऑर्डिनेट आ गया 5/6 5/6। एक बार कैलकुलेशन फिर से हमें देखनी होगी। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन हम फिर से देख लेंगे, और इसको टेक्स्ट बुक से इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर का। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है, अगर कोई भी दो मास है, सपोज करो कोई भी दो मास है, उनका एक फिक्स सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, अगर एक मास ज़्यादा है और एक मास कम है, तो ये लास्ट लेक्चर में बताया था हमने कि अगर सपोज करो ये 2 kg मास है और ये हमारा 6 kg मास है,
तो इनके बीच का सेंटर ऑफ मास कहीं 6 kg के पास लाई करेगा। ठीक है, अगर इधर सपोज करो 10 kg है और इधर क्या है 5 kg है, तो इनका सेंटर ऑफ मास किधर लाई करेगा, किस इसके आसपास लाई करेगा। जितना ज़्यादा ये मास होगा उतना ज़्यादा पास में इसके क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अगर सपोज करो दोनों क्या हैं से दोनों ही सेम मासेस के हैं, दोनों के मास 5 kg हैं, तो एग्जैक्ट सेंटर में क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, अब ये कितना पास होगा कितना दूर होगा, इससे ये डिपेंड करता है कि इसका मास कितना ज़्यादा है कितना कम है। ये अगर बहुत कम होगा तो एकदम से पास चला आएगा, ये अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा दूर रहेगा। ठीक है, अगर इक्वल होगा तो सेंटर पे रहेगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो इस तरफ शिफ्ट होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो जिस तरफ मास ज़्यादा होगा उस तरफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था सेंटर ऑफ मास का, एक बार इसमें देख लेते हैं कि एक्स सी m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, 2 मास सिस्टम के लिए। अब सपोज करो इसमें ऐसा कुछ आ जाए कि हमने कहा गया कि 6 kg मास को हमने लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ हमने क्या करा दिया, मूव करा दिया किसी डिस्टेंस से। ठीक है, मान लिया 2 मीटर हमने क्या किया, 6 kg मास को 2 मीटर इधर मूव करा दिया गया। ठीक है, तो अब क्या है, क्वेश्चन कैसा बनेगा कि 2 kg मास को हम किधर मूव कराएं और कितना मूव कराएं कि जो इसका पहले सेंटर ऑफ मास था वही रहे। ठीक है, तो उसके लिए एक चीज़ फार्मूला याद रखो कि इसमें हम जो एक्सीएम का फार्मूला है इसको हम चेंज के साथ भी लिख सकते हैं। डेल्टा एक्सीएम इज इक्वल्स टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 डेल्टा x1 का मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ फर्स्ट मास प्लस चेंज इन पोजीशन ऑफ सेकेंड मास अपॉन टोटल मास। ठीक है, अब ये चेंज इन पोजीशन का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, क्योंकि सेम फॉर्मूला है, इसमें कोई ज़्यादा याद करना, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि सपोज करो हमारे पास एक ब्लॉक है 5 kg का और एक है हमारे पास 15 kg का, 2 पॉइंट मासेस हैं। ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास गिवन नहीं है, बीच का डिस्टेंस की कोई ज़रूरत भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो हमारे पास सपोज करो 5 kg का एक मास है। ठीक, दूसरा मास हमारे पास कितना है, 15 kg का है। और क्वेश्चन है कि इफ़ वी मूव 15 kg ब्लॉक, 15 kg ब्लॉक या स्फीयर जो भी कहना चाहें, बॉडी ब्लॉक टूवर्ड्स राइट बाय 2 मीटर, मतलब 2 मीटर इसको राइटवर्ड हमने खिसका दिया। अब इन दोनों का जब यहाँ पे ये फिक्स थे तो एक फिक्स सेंटर ऑफ मास रहा होगा, सपोज करो इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। ठीक है, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ 5 kg block if the position of center of mass does not changes। कहने का मतलब ये है, ग्रामर पे नहीं जाना इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इसको इधर 2 मीटर चेंज घुमा दिया, इसको ले आके मैंने इधर 2 मीटर और आगे बढ़ा दिया, तो सीधी सी बात है कि अब सेंटर ऑफ मास भी इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास अपनी जिस जगह पे उसी जगह पे मौजूद रहे। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा कि अगर इसको आगे बढ़ाने से सेंटर ऑफ मास आगे ना बढ़े, ऐसा हम चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 kg मास को अपनी जगह से मूव कराना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आगे की तरफ जा रहा है, जब हम इसको आगे ले जाएंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा, तो इस मास को हमें कहाँ ले जाना चाहिए, पीछे की तरफ,
इस तरफ लेफ्ट साइड ले जाना चाहिए, जिससे ये इधर की तरफ ना जाके इधर की तरफ आए। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अगर इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसके शिफ्ट होने से, इस ब्लॉक के शिफ्ट होने से इधर सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इस मास को हमें अगर हमने इधर की तरफ और शिफ्ट कर दिया इधर की तरफ ही, तो ये क्या होगा और आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस 5 kg को किस तरफ शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड। ठीक है, और पहली बात क्या है कि इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड राइट साइड वो हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, हमें इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है या राइट साइड शिफ्ट करना है। देखो, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो हमें चेंज करना ही नहीं है, वो तो जहाँ पे था वहीं पे रहना है, रखना है। ठीक है, डज नॉट चेंज मतलब सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज लाना ही नहीं है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो डेल्टा एक्सीएम तो ज़ीरो है। अब डेल्टा एक्सीएम की जगह पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया, तो ये हो गया m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया ये। तो ये आ जाएगा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ज़ीरो हो जाएगा। और हम कह सकते हैं m1 डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2 डेल्टा x2। ठीक है, तो m1 क्या है, ये मास ले लो 5 kg, 5 है ये, और डेल्टा x1 तो हमें फाइंड ही करना है कि इसको कितना चेंज करना है हमें, और माइनस m2 कितना है 15 kg, और डेल्टा x2 हमें पता है कितना है, कितना हम उसमें चेंज लेके आ रहे हैं, 2 मीटर का चेंज लेके आ रहे हैं। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू 3, और ये क्या हो जाएगा -6 मीटर। माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव x डायरेक्शन को क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और माइनस साइन है इसका मतलब इसको किधर जाना पड़ेगा, नेगेटिव x डायरेक्शन में। ठीक है, नेगेटिव x डायरेक्शन में, नेगेटिव x डायरेक्शन में अगर इस मास को जाना है तो ये किस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड। इसको हमें 6 मीटर मूव कराना पड़ेगा, तब जाके सेंटर ऑफ मास, अगर मैं इस 15 kg को 2 मीटर इधर मूव करा रहा हूँ, 15 kg इधर मूव हो रहा है, स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, 15 kg 2 मीटर मूव कर रहे हैं, तो 5 kg को हमें मूव करा के 6 मीटर मूव करा के इधर लाना पड़ेगा, जिससे ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो। अब क्या है, हमें माइनस साइन से क्या पता चला कि देखो हमने डेल्टा x2 को क्या लिया था, +2 लिया था ना, +2 लिया था, इसका मतलब हमने ये माना कि राइट साइड क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर नेगेटिव आता है तो लेफ्ट साइड होगा वो हमारा, अगर नेगेटिव आता है तो हमारा क्या होगा, वो लेफ्ट साइड होगा। तो इसमें अभी यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू तो ज़ीरो गिवन थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर हो सकता है कि ऐसा गिवन हो कि डेल्टा एक्स की भी वैल्यू गिवन हो कि हमने 15 kg को 5 मीटर डिस्प्लेस किया, तो उससे सेंटर ऑफ मास 2 मीटर राइटवर्ड डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो पोजीशन बताइए 5 kg की। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स की भी वैल्यू पुट कर दो, तो उसमें क्या हो जाएगी, डेल्टा अगर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू भी चेंज कर दो, वहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे डज नॉट चेंज था कि वो चेंज नहीं हो रहा है डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखी। मेन फॉर्मूला तो हमारा यही है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डेल्टा एक्स की वैल्यू चेंज हो रही होगी तो वहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, तो फिर सारी वैल्यूज़ रख के हमारे पास आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इनके मूवमेंट की वजह से सेंटर ऑफ मास का अगर पोजीशन चेंज होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन हमें मिलता है, तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अगर वाई एक्सिस में मूवमेंट हो रहा है, वाई एक्सिस में मूवमेंट है, तो ये डेल्टा वाई सी ओ एम हो जाएगा, m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा, अब जितने भी मासेस हो, 3 हो 4 हो 5 हो, उससे हम इस तरीके के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस बॉडी की। अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हेडिंग है क्या, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, अब हम कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे।
डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, ठीक है। अब क्या है कि सपोज करो एक ये रॉड है, रॉड क्या है ये, ऐसा कोई एक रॉड है, तो अब इसमें कोई पॉइंट मास नहीं, अभी तक हम एक मास यहाँ पे रख देते थे, एक मास इधर रख देते थे, एक मास इधर, एक ट्रायंगल का कॉर्नर बना लिया तीनों मासेस को, या चार मासेस है हमने रेक्टेंगल का कॉर्नर बना लिया, स्क्वायर का कॉर्नर बना लिया, तो ये हम कह सकते थे ये डिस्क्रीट मास सिस्टम थे। मतलब मासेस क्या है, पॉइंट मास सिस्टम भी हम इसको कहते हैं। एक पॉइंट पे मासेस क्या है हमारे पास, पॉइंट टू पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस पॉइंट पे मास था, इस पॉइंट पे मास था, इस पॉइंट पे मास था। बट अब कंटिन्यूस की बात अगर हम करेंगे तो ये अगर हम सपोज करें ये 10 kg का रॉड है, 10 kg का रॉड है और 2 मीटर इसकी लेंथ है, तब इसका मतलब ये है कि ये 10 kg पूरे 2 मीटर लेंथ पे फैला हुआ है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी मास होगा, यहाँ पे भी मास होगा, हर पॉइंट पे मास होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये 10 kg है तो 5 kg यहाँ पे, 5 kg यहाँ पे, या 2 kg यहाँ पे, 3 kg यहाँ पे, 5 kg यहाँ पे, ऐसा नहीं। ये हर पॉइंट पे रॉड के पूरे लेंथ पे ये क्या है, 10 kg डिस्ट्रीब्यूटेड है। रॉड के पूरे लेंथ पे क्या है, कॉन्टिन्यूसली ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे सिस्टम के लिए तो हमारे पास तो फॉर्मूला है नहीं। अगर हम बात करें तो XCM या RCM निकालने का हमारे पास फॉर्मूला तो M1 R1 M2 R2 था, या XCM निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, M1 X1 प्लस M2 X2 था। तो अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ तो कितने मासेस, देखो मैंने माना इसमें तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मास आ जाएंगे, छोटे छोटे मासेस अगर मैं लूँ, DM छोटे छोटे मासेस अगर मैं कंसीडर करूँ तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस आ जाएंगे, और उनकी डिस्टेंसेस X1 X2 X3 अगर मैं लेने लग जाऊँ, ऐसे करने लग जाऊँ, तो फिर तो इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर तरीका हमारे पास गिवन है इंटीग्रेशन मेथड का। इंटीग्रेशन मेथड में हमारे पास क्या है कि अगर हमें एक्सियम फाइंड करना है तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम, ठीक है, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम का मतलब क्या हो गया, टोटल मास, ठीक है, और एक्स डी एम का मतलब हम आगे अभी देखेंगे। और वाई, अगर वाई कोऑर्डिनेट में ये चीज़ें फैली पड़ी हैं मासेस, तो हम क्या लिखेंगे, वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। और अगर जेड एक्सिस में ही है तो हमारे पास जेड एक्सिस में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम का मतलब क्या हो गया कि टोटल मास ऑफ द बॉडी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम का मतलब हो गया टोटल मास ऑफ बॉडी, टोटल मास ऑफ बॉडी, ठीक है। तो टोटल मास अगर कैपिटल एम है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को एक्स एम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन कैपिटल एम लिख सकते हैं। वैसे वाई के साथ भी लिख सकते हैं और वैसे ही जेड के साथ भी लिख सकते हैं। और हमने एक्स और वाई के टर्म में लिखा है, अगर हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना चाहें तो आर सी एम इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और इसको हम 1/m भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एम को, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर डी एम, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस मास सिस्टम का फॉर्मूला है। कॉन्टीन्यूस मास सिस्टम का फॉर्मूला, अगर कॉन्टीन्यूस बॉडी दिखती है तो हमें इसी फॉर्मूले से आगे बढ़ना होगा। अब कॉन्टीन्यूस बॉडी कैसी हो सकती है, एक रॉड एक कॉन्टीन्यूस बॉडी है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है अगर तुम्हारे पास गिवन हो तो वो भी एक कॉन्टीन्यूस बॉडी है, या क्या नाम है, सेमी सर्कुलर डिस्क गिवन हो। अब देखो हमें क्या पता है कि अगर सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही होगा, तो उसको हमें ज़्यादा फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। या डिस्क है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, एग्जैक्ट सेंटर पे होगा अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो, ठीक है। या हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एग्जैक्ट सेंटर पे होगा यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो। बट हमें ये नहीं पता कि हाफ रिंग मतलब सेमी सर्कुलर रिंग है तो क्या होगा, या हाफ डिस्क है तो क्या होगा, ठीक है, या हेमिस्फीयर है तो क्या होगा, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन मेथड को अप्लाई करना पड़ता है, और हमें क्या करना होता है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होता है। अब क्या है कि एक रॉड है हमारे पास, अगर
सपोज करो तो रॉड का सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें पता है उसकी लेंथ हाफ लेंथ पे होगा, मतलब L/2 पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। बट अगर हम इसको इस फॉर्मूले को यूज़ करना चाहें और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम उसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहें तो हमें थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी और आगे के स्ट्रक्चर्स के लिए हमें इजी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं, जिसका आंसर हमें तो पता है, लेकिन वो आंसर आया कैसे ये भी हम देख लेते हैं। और आप बाकी एक दो स्ट्रक्चर के और हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे, और बाकी सारे सेंटर ऑफ मास हमें क्या करना है, याद करने हैं। ठीक है, जिनका डेरिवेशन हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें एक दो के सेंटर ऑफ मास फाइंड करके तरीका पता होना चाहिए कि ऐसे हम फाइंड करते हैं। बाकी के हमें क्या करना है, याद रखना है कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर के सेंटर ऑफ मास हमें याद रखने हैं। तो पहली बात, अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। अब यूनिफॉर्म रॉड है, अब यूनिफॉर्म रॉड का मतलब ये इसकी लेंथ जो है वो एक्स एक्सिस में है, बट इसकी ब्रेथ क्या है, वो बहुत छोटी है, इसलिए हम ब्रेथ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, x=0 से x=L तक। y एक्सिस में इसका कोई फैलाव नहीं है और z एक्सिस में इसका कोई फैलाव नहीं है। ठीक है, इसको करने से पहले एक टर्म है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। लीनियर मास डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, या हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका टोटल मास ऑफ रॉड हमारे पास गिवन है कैपिटल M, और इसकी लेंथ टोटल L गिवन है, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, M/L। मास पर यूनिट लेंथ वो क्या हो जाएगा, M/L। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ से इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे हमें चलना है। x डिस्टेंस पे हम जाके एक छोटा सा पार्ट, कितने लेंथ का, dx लेंथ का हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, कंसीडर यहाँ पे लिख सकते हैं हम, कंसीडर अ मास एलिमेंट ऑफ मास, मतलब जो हमने छोटा सा पार्ट कंसीडर किया है उसका मास है dm situated at distance x from the origin। ठीक है, हम यहाँ पे x डिस्टेंस पे आके इस मास को हमने सेलेक्ट कर लिया, और उसकी लेंथ जो हमने छोटा सा मास लिया हुआ है, लेंथ ऑफ मास एलिमेंट इज dx। इसका लेंथ क्या है, जो छोटा सा मास मैं इधर बना देता हूँ, ये जो छोटा सा हमने मास कंसीडर किया है इसकी लेंथ है dx और इसका मास है dm। ठीक है, हमने छोटा सा एक मास कंसीडर कर लिया। अब इसी कई सारे ऐसे छोटे छोटे मासेस से ये मिलके बना होगा, और ये मासेस कहाँ से कहाँ तक फैले हैं, 0 to L तक फैले हुए। ठीक है, कई सारे से छोटे छोटे मासेस हमारे पास फैले हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, 0 to M तक फैले हुए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, फिर वही फॉर्मूला लगा देना हमारे पास x/dm का, इंटीग्रेशन ऑफ x/dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। बट हमें पता है इसका टोटल मास कितना है, 1/m। m हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ dm, और ये हो जाएगा x/dm। अब हमें ध्यान हो तो हमारे पास अगर इंटीग्रेशन करना है हमें, तो या तो यहाँ पे x/dx हो तब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, या तो m/dm हो तब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। मतलब दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। अगर यहाँ m लिखा है तो यहाँ dm लिखा है तो यहाँ m होना चाहिए, अगर यहाँ x है तो यहाँ dx होना चाहिए। लेकिन यहाँ हमें
दोनों में तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें डीएम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डीएम क्या है, इस छोटे से पार्ट का मास है। डीएम क्या है, इस छोटे से पार्ट का मास है। ठीक है, तो इस छोटे से पार्ट का लैम्डा क्या कहलाएगा, लैम्डा क्या कहलाएगा इस छोटे से पार्ट का, लैम्डा ऑफ स्मॉल एलिमेंट। लैम्डा क्या होता है, मास अपॉन लेंथ, तो ये क्या कहलाएगा, डीएम अपॉन डीएक्स ही कहलाएगा। ठीक है, और लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डीएम अपॉन डीएक्स। तो डीएम इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, लैम्डा इंटू डीएक्स। क्या हो गया, लैम्डा इंटू डीएक्स। और लैम्डा की वैल्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ मतलब m बाई एल इंटू डी एक्स। अगर यहाँ से समझ आता है तो सही बात है, नहीं तो एक चीज़ और, एक एग्जांपल और है। ठीक है, इस पूरे मास पर यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट लेंथ का मास कितना है, लैम्डा है। ऐसा समझो, एक मास पर यूनिट लेंथ की मतलब बात क्या हो गई कि एक यूनिट लेंथ का मास कितना है, लैम्डा है। ठीक है, तो डी एक्स लेंथ का मास कितना होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हमने लैम्डा इंटू डी एक्स कर लिया, और लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल इस रॉड की, m बाई एल इंटू डी एक्स। ठीक, और यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर से आगे सॉल्व करते हैं। इस डी की वैल्यू ले जाके हम कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, देखो एक्स सी एम इक्वल्स टू 1/m। ठीक, एक्स डी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इंटू एम बाई एल इंटू डी एक्स। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और ये एल तक फैला हुआ है, 0 टू एल। अब क्या करना है, एम बाई एल को बाहर ले लो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और एक्स डी एक्स को क्या कर देना है अपने को, इंटीग्रेशन 1/m इंटू एम बाई एल 0 टू एल एक्स डी एक्स। अच्छा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, एम कैंसिल हो गए, 1/l बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट पुट कर दो 0 टू एल। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/l ब्रैकेट में एल स्क्वायर बाई 2। एक एल से एक एल कैंसिल, एक्स एम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, l/2। ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई कि लैम्डा डी एक्स कहाँ से आया, तो ऐसा भी समझ सकते हैं। एक और तरीका मैं बताता हूँ, इस रॉड का हमें क्या करना है, इस डी एक्स लेंथ का मास निकालना है ना। ठीक है, तो डी एक्स लेंथ का मास हमें निकालने के लिए क्या करना होगा कि इस रॉड के एक यूनिट लेंथ का मास हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास गिवन हो कि 10 मैंगो है हमारे पास, 10 मैंगो है, इसका दाम है हमारे पास 50 रुपीज़। ठीक है, 10 आम है 50 रुपये, तो एक आम कितने का हो गया, 50 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 5 रुपीज़ का। ठीक है, एक आम 5 रुपये को। अगर तुमसे पूछा जाए हाफ आम का दाम बताओ, तो तुम क्या करोगे, 5 इंटू हाफ कर दोगे। मतलब तुमने क्या किया, एक यूनिट का दाम निकाल लिया, एक यूनिट का प्राइस निकाल लिया, और उसके बाद जितने का पूछा जा रहा है उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। तुमसे पूछा जाए कि तुम 5 आम का दाम बताओ, तो तुम क्या कर रहे हो, 5 इंटू 5 कर दोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें क्या किया गया कि पहले तो एक यूनिट का मास निकाल लिया गया। एक यूनिट का मास कितना होगा, m/l हमने मास निकाल लिया। अब हमारे पास कितने यूनिट का लेंथ, कितने कितने यूनिट का पूछ रहा है, dx यूनिट का मास पूछ रहा है, तो क्या करोगे, m/l तो क्या था हमारे पास, एक यूनिट का, dx लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो मास आ जाएगा वो dx का मास आ जाएगा। dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, जिसको हमने dm कंसीडर किया है, उसका मास हो जाएगा m/l इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीका है समझने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है, l/2 ऐसे आता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर इसी टाइप में लैम्डा की वैल्यू अगर गिवन हो हमारे पास, सपोज करो क्वेश्चन यही है, लैम्डा की वैल्यू RX गिवन है। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक रॉड है जिसका लेंथ है क्या, कैपिटल L। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, कैपिटल L है, और लीनियर मास डेंसिटी उसकी क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू RX। लैम्डा इक्वल्स टू क्या है, RX है। ठीक,
ये है गिवन। लैम्डा इक्वल्स टू आर एक्स का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हम इस पॉइंट से आगे बढ़ते जाएंगे, ये x इक्वल्स टू 0 है और ये पॉइंट क्या है, x इक्वल्स टू एक्स है, l है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और x की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब लैम्डा क्या है, कांस्टेंट नहीं है। लैम्डा जो है वो कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा वेरिएबल है। मतलब ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, लैम्डा हर मीटर, हर एक यूनिट लेंथ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले 1 मीटर पे सपोज करो x इक्वल्स टू 1 पे लैम्डा की वैल्यू r रही होगी, x इक्वल्स टू 2 पे लैम्डा की वैल्यू 2r हो जाएगी। ठीक है, मतलब तो अगले 2 मीटर पे डबल मास होगा, अगले 3 मीटर पे डबल, मतलब थर्ड मीटर पे 3 गुना मास होगा, फोर्थ मीटर पे 4 गुना मास होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, सपोज करो 10 किलोग्राम है इसका मास, तो पहले 1 मीटर का मास अगर 1 kg है तो नेक्स्ट 1 मीटर का मास कितना होगा, 2 kg, नेक्स्ट 1 मीटर का मास कितना होगा, 3 kg। ऐसा सपोज करो कि मास बढ़ता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि लैम्डा हमारा वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। लेंथ जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे हमारा लैम्डा भी बढ़ता चला जाएगा। अगर लैम्डा बढ़ता चला जा रहा है तो हमारा मास यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का केस ये नहीं है। अब अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, चलो अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी उसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, देखो अब हमें छोटा सा एलिमेंट लेना है डीएम। अभी हमने देखा डीएम इज इक्वल्स टू लास्ट में लैम्डा इंटू डी एक्स होता है। ठीक है, लैम्डा इंटू डी एक्स हमने ले लिया। अब क्या है कि इसका टोटल मास तो हमें पता नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में टोटल मास कैपिटल एम गिवन था, हमें नहीं पता इस क्वेश्चन में कि इसका टोटल मास कितना है। तो हमारे पास 0 x dm, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। नीचे क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब ये टोटल मास हमें कैपिटल एम नहीं गिवन है, अब हमें ये भी फाइंड करना पड़ेगा। अब क्या है, डीएम की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू डी एक्स, तो एक्स डीएम की वैल्यू हमने पुट कर दी लैम्डा इंटू डी एक्स, और लिमिट क्या है 0 to l। नीचे भी डीएम की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू डी एक्स, लिमिट क्या है 0 to l, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो लैम्डा की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट कर दें, लैम्डा की वैल्यू है आर एक्स, और ये कितना हो गया डी एक्स। यहाँ पे 0 to l लैम्डा की वैल्यू है आर एक्स, और ये क्या हो गया डी एक्स। ठीक, अब क्या करना है, देखो एक्स सी एम इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आर बाहर ले लो। ठीक है, नीचे से भी आर बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है कि ये 0 to l। ठीक, इंटीग्रेशन 0 to l जाएगा, और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा अंदर, और यहाँ पे बचा क्या 0 to l एक्स डी एक्स। अब क्या करना है, आर आर कैंसिल होगा, अब इनका इंटीग्रेशन कर दो। इसका ऊपर वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ by 3 और नीचे का x² by 2। लिमिट पुट कर देते हैं 0 to l 0 to l, तो ऊपर लिमिट हो जाएगी हमारे पास l³ by 3। ठीक है, और नीचे कितनी हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही होगी, और नीचे हो जाएगी l² by 2 माइनस 0। तो ये बचेगा क्या, l³ by 3 इंटू 2/l²। l² से l³ गया, ये आ जाएगा 2l/3 आंसर। इसका आंसर आ गया 2l/3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लैम्डा इक्वल्स टू सपोज करो कुछ और गिवन हो, ये आर एक्स ना देख के कुछ भी गिवन हो, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, लैम्डा की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, अब मैं ज़्यादा डेरिवेशन नहीं करा रहा, डायरेक्ट मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूले पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बता रहा हूँ। अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास फिर हमारे पास चेंज होगा। मतलब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर ऑफ मास जो होता है हमारा, वो कहाँ पे होता है, एग्जैक्ट सेंटर पे होता है। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी हमने देख लिया। अब अलग अलग स्ट्रक्चर के सेंटर ऑफ मास कहाँ होते हैं वो डायरेक्ट मैं उनके पोजीशंस बताऊंगा, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और उसे हमें क्या करना है, डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमारा इतना ही।